आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका इजराइल को लगाई लताड़। बोले पूरी मॉडर्न मिलिट्री झोंकने के बावजूद अमेरिका जंग में बुरी तरह हारा। शिमला की संजौली मस्जिद का तनाजा गहराया। देवभूमि संघर्ष कमेटी ने नमाज रोकने का किया ऐलान। AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम की रिहाई के बाद सियासी बवाल। पार्टी ने हुकूमत पर NSA का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। असम में बहु विवाह पाबंदी बिल 2025 हुआ पास। दूसरी शादी करने पर होगी 10 साल की कैद। जियाउर रहमान बर्क को राहत बरकरार। संभल हिंसा मामले में अदालत का हुक्म। हलाल फूड तनाजे पर रेलवे ने दिया जवाब। कहा रेलवे FSSAI के मुताबिक ही खाना सर्व करता है। कपिल सिब्बल ने अदालत में SIR पर उठाए सवाल। बोले ये अमल गैर मुल्की कानूनों जैसा है। राहुल गांधी ने दिल्ली में आलूदगी को हेल्थ इमरजेंसी बताया। PM मोदी से पूछा हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं। जहरीली हवा को लेकर हुकूमत पर भड़के केजरीवाल। बोले पॉल्यूशन हल के बजाय टैक्स वसूल रही सरकार। बिहार में माओ के दूध को लेकर दहशतनाक खोज। दूध पिलाने वाली ख्वातीन के दूध में पाया गया यूरेनियम। यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून बदला। अब आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत दौरे पर। क्रेमलिन बोला दौरे से भारत रूस के रिश्ते होंगे और मजबूत। भारत से सुपरसोनिक मिसाइल लेगा इंडोनेशिया। ऑपरेशन सिंदूर में बटोरी थी सुर्खियां। हांगकांग की भयानक आग में हलाकतों का आंकड़ा 128 पहुंचा। दशकों की सबसे बदतरीन रिहायशी आग में 200 अब भी लापता। ईरान ने अमेरिका की जबरदस्त क्लास लगाते हुए एक बार फिर 12 रोजा जंग में उसकी हार का खुलकर दुनिया के सामने जिक्र किया। खामनेई ने सख्त लफ्जों में कहा कि अमेरिका अपनी पूरी मॉडर्न मिलिट्री, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम झोंक देने के बावजूद ईरान के हाथों करारी शिकस्त खाकर भाग खड़ा हुआ। खामनेई ने कहा वो आए तो थे हमें बर्बाद करने, लेकिन पिटकर खाली हाथ लौट गए। अपना कोई भी मकसद पूरा नहीं कर पाए। ये उनके लिए असली हार थी। खामनेई ने यहां तक दावा किया कि इजराइल 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईरान से उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला कि उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। खामनेई ने साफ चेतावनी दी कि ईरान मजबूत था और मजबूत रहेगा। जरूरत पड़ने पर आइंदा फिर अमेरिका इजराइल को नाको चने चबवाए जाएंगे। ईरान की अमेरिका इजराइल से तनातनी लगातार जारी है। गजा जंग रुकने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल अब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान भी लगातार जंग के लिए अपनी तैयारी को लेकर बयानबाजी कर रहा है। अब इसी सिमत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने जून में हुई 12 रोजा जंग को लेकर अमेरिका इजराइल की क्लास लगाई है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक अयातुल्लाह खामनेई ने ईरानी लोगों को टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपनी मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री को मैदान में उतार दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिवाय जिल्लत और हार के अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। खामनेई ने गरजते हुए बताया कि जून में हुई उस 12 दिन की जंग में अमेरिका ने अपने एडवांस सबमरीन, आसमान चीरने वाले फाइटर जेट्स और दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे, लेकिन ईरान के हौसलों और ताबड़तोड़ हमलों के आगे अमेरिका का ये सारा लोहा कबाड़ साबित हुआ। खामनेई ने दुनिया को बताया कि अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री ताकत के बावजूद ईरान से मुंह की खाकर वापस लौटा है। इसे कहते हैं असली हार, इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। खामनेई ने आगे कहा कि जरा सोचिए, इजराइल 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि उसके अपने सपने ही चकनाचूर हो गए। अमेरिका का प्लान ये था कि ईरान की आवाम को भड़काया जाएगा, उन्हें सिस्टम के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। अमेरिका की चाल उस पर ही भारी पड़ गई। खामनेई ने ऐलान किया कि इस जंग ने ईरान को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। जो लोग सरकार से नाराज थे वो भी विदेशी दुश्मन को देखकर एक हो गए और अमेरिका के मंसूबे पर पानी फिर गया। खामनेई ने साफ चेतावनी दी कि जंग में जाने गई, नुकसान हुआ, लेकिन दुश्मन को उससे कहीं ज्यादा तबाही उठानी पड़ी। इस्लामिक रिपब्लिक इरादे और ताकत का मजबूत मरकज है और हमेशा रहेगा। सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ये वो ईरान नहीं है जो धमकियों से डर जाए। उन्होंने माना कि हमें भी नुकसान हुआ, हमारे भी जान माल की हानि हुई, लेकिन दुश्मन को जो चोट हमने पहुँचाई है वो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। खामनेई ने अपनी कौम को आगाह किया और दुनिया को चेताया, ईरान सेंटर ऑफ विल और पावर है। अमेरिका अपनी साजिशें करता रहे, लेकिन जब तक ईरान में एकता है, अमेरिका और इजराइल को ऐसे ही जिल्लत भरी हार का सामना करना पड़ेगा। ईरान डरने वाला नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर सबक सिखाने वाला देश है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर तनाजा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और गहराता जा रहा है। देवभूमि संघर्ष तंजीम के मेंबर्स पिछले 10 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। अदालत पहले ही इस मस्जिद को गैर कानूनी करार दे चुकी है और इमारत गिराने के हुक्म को बरकरार रखा है। अब तंजीम ने जुमेरात को साफ ऐलान किया है कि जुमे को मुतनाज़ा जगह पर किसी को भी नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। जुमेरात को संजौली में हुए एहतजाज के दौरान तंजीम के लोगों ने शस्त्र पूजा भी की थी। तंजीम ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम बिरादरी के लोग जुम्मे को उस जगह जाने से परहेज करें।
शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर तनाजा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि गहराता जा रहा है। AIUDF के MLA अशरफुल हुसैन ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि असम हुकूमत NSA का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका ये बयान AIUDF MLA अमीनुल इस्लाम के रिहा होने के बाद आया है, जिन्हें NSA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। हुसैन ने इल्जाम लगाया कि असम हुकूमत ने सियासी वजहों से NSA का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने AIUDF MLA अमीनुल इस्लाम को NSA कस्टडी में रिहा करने का हुक्म दिया है। असम हुकूमत NSA का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इस बात को मजबूत करता है। इससे पहले नगांव जिला पुलिस ने पहलगाम दहशतगर्द हमले पर उनके मुतनाजा बयान को लेकर अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। नगांव के SP स्वप्ननील डेका ने बताया था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें AIUDF MLA अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत गलत बयान दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। 1 मई को असम पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान समर्थक बयान देने का इल्जाम था। असम असेंबली ने एक तारीखी कदम उठाते हुए असम बहुविवाह ममानियत बिल 2025 को पास कर दिया। CM हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए पेश किया गया ये बिल रियासत में बहुविवाह की रस्म को खत्म करने और इसे कानूनी तौर से काबिले सजा जुर्म करार देने की सिमत में सबसे बड़ी कानूनी साजी माना जा रहा है। सदन में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक इस कानून का मकसद रियासत में बहुविवाह की रस्म को खत्म करना, ख्वातीन को होने वाले जहनी, सामाजिक और इक्तिसादी जब्र से बचाना और शादीशुदा ताल्लुकात को एक साफ कानूनी ढांचे में लाना है। बिल में कहा गया है कि किसी भी आदमी के जरिए दूसरी शादी करना, जबकि पहली शादी अभी भी कानूनी तरह से दुरुस्त है, अब सीधे तौर पर जुर्म माना जाएगा। ऐसी हालत में मुल्जिम को 7 साल तक की कैद और जुर्माना झेलना होगा। सबसे सख्त कानून उन मामलों के लिए रखा गया है जहां मुल्जिम अपनी पहली शादी की जानकारी छुपाकर दूसरी शादी करता है। ऐसे में सजा बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। कानून ये भी साफ करता है कि अगर कोई शख्स लगातार इस जुर्म को दोहराता है तो उसकी हर अगली सजा दोगुनी हो जाएगी, ताकि दोबारा जुर्म करने का इम्कान कम हो सके। बिल के पास होने से पहले असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, इस्लाम पॉलीगैमी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपको एक सच्चा मुसलमान होने का मौका मिलेगा। ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है। सच्चे इस्लामी लोग इस एक्ट का इस्तकबाल करेंगे। संभल तशद्दुद मामले में जिया उर रहमान बर्क की राहत बरकरार रहने वाली है। उन्हें संभल तशद्दुद मामले में मुल्जिम बनाया गया है। इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से संभल तशद्दुद मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने सपा MP जिया उर रहमान बर्क और जफर अली को मिली उबूरी राहत को बरकरार रखा है। दोनों पर 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद और बवाल के मामले में इल्जाम लगाए गए थे। मामले में जिया उर रहमान बर्क और जफर अली ने मुकदमा बर्खास्त करने के मुतालबे को लेकर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। इस दरख्वास्त पर सुनवाई के दौरान रियासती हुकूमत की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत मांगी गई है, जिसे कोर्ट ने कबूल कर लिया। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह हफ्ते में करने का फैसला किया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में करने का फैसला किया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कर रही है। दोनों मुल्जिमों की राहत फिलहाल जारी है और अगली सुनवाई में मामले की आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर के महीने में ASI सर्वे के लिए उत्तर प्रदेश के संभल पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। तशद्दुद में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। तशद्दुद के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें सपा MP जिया उर रहमान बर्क का नाम भी शामिल था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने पब्लिक को वर्गलाने की कोशिश की थी। रेलवे ने हलाल सर्टिफाइड फूड सर्व करने के मामले में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि रेलवे FSSAI के मुताबिक ही खाना सर्व करता है और अपने कैटरर्स को भी इसका पालन करने की हिदायत देता है। रेलवे वजारत ने ट्रेनों में परोसे जाने वाले नॉन वेजिटेरियन खाने, खासकर हलाल गोश्त को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकारी बयान जारी किया है। वजारत ने साफ किया है कि रेलवे में परोसे जाने वाले गोश्त को हलाल तस्दीक शुदा होना जरूरी नहीं है और इस सिलसिले में कोई हिदायत कभी जारी नहीं किया गया। इससे पहले भी रेलवे में हलाल फूड परोसे जाने के मामले में काफी बवाल हुआ था,
जुलाई 2023 में सोशल मीडिया के जरिए रेलवे में हलाल मीट परोसने को लेकर जानकारी मांगी गई थी। उस वक्त भी भारतीय रेलवे और IRCTC ने वाज़ेह जवाब दिया था कि रेलवे में नॉनवेज खाना सिर्फ FSSAI और खुराक हिफाजत एवं म्यार कानून 2006 के तहत तय म्यारत के मुताबिक ही परोसा जाता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी को हेल्थ इमरजेंसी बताया है। उन्होंने कहा, वजीर आजम मोदी पार्लियामेंट में इस पर तफसील से बात करें और आलूदगी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत से सख्त सवाल करते हुए कहा, कौमी इमरजेंसी के बीच भी मोदी हुकूमत हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी है। राहुल गांधी आज अपने घर पर कुछ ख्वातीन से मिले, उनसे दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर संगीन बात की। इस बातचीत का एक वीडियो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने 2 पोस्ट किए और दोनों में खास तौर से अपनी बात रखी। पहले पोस्ट में उन्होंने ख्वातीन को लेकर चिंता जाहिर की और हुकूमत से सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वो मुझे एक ही बात बताती है कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस ले रहा है। वो थक चुकी है, उनके मन में डर और गुस्सा दोनों है। राहुल गांधी ने पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सख्त सवाल पूछते हुए लिखा, मोदी जी, भारत में बच्चे आपके सामने घुट रहे हैं, आप इस तरह इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हैं? आपकी हुकूमत कोई प्लान या कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? दिल्ली NCR की बिगड़ती हवा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मरकज और दिल्ली की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साफ हवा पानी हर शहरी का हक है। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और फैसलों को संजीदगी से मुतासिर करने लगी है। बढ़ते आलूदगी के बीच दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर दोनों हुक्मों पर संजीदा इल्जाम लगाए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा, साफ हवा और साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। दिल्ली समेत शुमाली भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है और हल देने की बजाय हुकूमत आवाम से टैक्स वसूल रही है। लोग अपने खानदान को आलूदगी से बचाने के लिए एयर प्योरीफायर लेने जाते हैं और वहां पता चलता है कि हुकूमत उस पर 18% GST वसूल रही है। ये सरासर जुल्म है। उन्होंने आगे कहा कि मैं मरकजी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि एयर और वाटर प्योरीफायर पर लगाया गया GST फौरन हटाया जाए। बिहार में दूध पिलाने वाली ख्वातीन के दूध में यूरेनियम पाया गया है। जिन माओं के दूध में यूरेनियम मिला है, उनके बच्चों के खून में भी यूरेनियम मौजूद था। दूध पिलाने वाली ख्वातीन के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी ने इंसानी सेहत पर आलूदगी के खतरनाक असर को लेकर बहस तेज कर दी है। जिस तहकीक में ये मालूमात सामने आई है, उसे एम्स दिल्ली ने पटना के महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट और वैशाली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च समेत 5 दीगर इदारों के साथ मिलकर किया था। महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च डिपार्टमेंट के शोभा सरबराह अशोक कुमार घोष के मुताबिक दुनिया में पहली बार मां के दूध में यूरेनियम को लेकर रिसर्च किया गया है। उनके मुताबिक जमीनी पानी में यूरेनियम की आलूदगी बड़ी तशवीश का मौजू है, जिससे बिहार समेत 18 रियासतों के 151 जिले मुतासिर हैं। ये एक कुदरती रेडियो एक्टिव अंसर है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक मेयर जयप्रकाश JP ने दावा किया कि हम दिल्ली नगर निगम की सभी सीटों पर इस बार जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता का काम देखा है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रोहिणी राज ने कहा कि मैं इस वार्ड की बेटी हूं और बेटियां भलीभांति जानती हैं कि घर कैसे चलाना है। देखिए, जब से दिल्ली में रेखा सरकार आई है, यमुना की सफाई जारी है, कांवड़ियों का स्वागत हो रहा है, रामलीलाओं में सरकार मदद कर रही है। पहली बार यमुना घाट पर छठी मैया का पूजन हुआ है। तो दिल्ली में सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का मान सम्मान हो रहा है। अभी आपने देखा लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी का भी 350वां साल का कितना अच्छा आयोजन किया गया। दिल्ली के अंदर विकास की गति बढ़ी है। दिल्ली में सफाई हो रही है, एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी इस समय फ्रस्ट्रेशन में है, तो उनकी खींच को तो हम खत्म कर नहीं सकते, उनकी खींच ऐसी जारी रहेगी। प्रोपेगेंडा फैलाना तो इन लोगों की फितरत है, उसका कोई कुछ नहीं किया जाता। बेटी अपने घर में कब बाहरी हो जाती है, मुझे तो पहले ये बताइए। इन लोगों की मानसिकता महिलाओं को लेके नजर आती है। इससे जिस घर में बेटी पैदा हुई है उस घर के लिए पराई हो गई। ये मेरा परिवार है, ये मेरी वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। यहाँ की हर समस्या के जो मेरी अपनी समस्या है, मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के, जो मेरा दक्षिणपुरी वार्ड जो मेरा परिवार है, वहाँ की सेवा करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जैन मजहब के तीर्थंकर भगवान
पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भले ही भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में देह त्याग किया था। वजीर आला ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी हुकूमत ने कुशीनगर के उस फाजिल नगर का नाम बदलकर पावा नगरी कर दिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया कि फाजिल नगर का नाम बदलकर पावा नगरी करने की मांग जैन बिरादरी के लोग बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, जो अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस नए पावा नगरी को अब मजहबी और सयाहती मकाम के तौर पर फरोग दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े कानून को बदल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार का ये फैसला यूनिक आइडेंटिटी फिक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के कई दफ्तर की तरफ से 31 अक्टूबर को जारी किए गए खत की बुनियाद पर लिया गया है। इस खत में कहा गया था कि आधार कार्ड में दर्ज पैदाइश की तारीख अंदाजे के तौर पर होती है, इसीलिए आधार कार्ड को मुस्तनद दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस खत के बाद महकमाए मंसूबा बंदी के सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने सभी महकमों के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमाए मंसूबा बंदी ने साफ किया कि भारतीय शनाख्ती अथॉरिटी के जरिए जारी गाइडलाइंस में आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट का दुरुस्त दस्तावेज नहीं है। रियासती सरकार के कुछ महकमे आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट की शक्ल में कबूल कर रहे हैं। आपसे अपील है कि आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर कबूल ना करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। इसको लेकर क्रेमलिन ने रद्द-ए-अमल भी दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर महीने में भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनके शेड्यूल को लेकर पूरा अपडेट मिल गया है। पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। वो इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सदर द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ लगा दिया था। वजीर आजम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बीच तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही अब भारत और अफगानिस्तान की अहम दवा कंपनियों ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। भारत और अफगानिस्तान अपने दो तरफा इक्तिसादी ताउन को और मजबूत कर रहे हैं और अब भारत और अफगानिस्तान की अहम दवा कंपनियों ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता तालिबान के सनत और तिजारती वजीर अलहाज नुरुद्दीन अजीजी के जरिए तिजारत और सरमायाकारी रिश्तों की तलाश में हिंदुस्तान के एक हाई प्रोफाइल दौरे के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद आया है। अफगानिस्तान की रोफी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज और भारत की जेड्स लाइफ साइंसेज के बीच दुबई में इस समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर अर्जी गुजार RJD MP मनोज झा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये अमल अमली तौर पर गैर मुंसिफाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वोटर को अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई ऐसा दस्तावेज देना होगा जो साबित करता हो कि उसके वालिदैन में से कोई एक भारतीय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर के वालिद ने 2003 के चुनाव में वोट नहीं डाला और उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया तो कैसे शहरियत साबित होगी। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने अर्जी गुजार मनोज झा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने अपना मुकदमा रखते हुए बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO के इख्तियार के दायरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा क्या BLO ये तय कर सकता है कि कोई शख्स जहनी तौर से अपाहिज है या नहीं, और क्या वो तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय शहरी है या नहीं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पूरी दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब ये मिसाइल इंडोनेशिया खरीदना चाहता है। इसको लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत भी हो रही है। भारत के मकामी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सटीक और तबाहकुन ताकत का जो मुजाहिरा किया उससे वो दुनिया भर के दिफाई माहिरों की तवज्जो का मरकज बना है। पाकिस्तानी फौजी ठिकानों और दहशतगर्दी के ठिकानों पर इसकी असरदार स्ट्राइक्स के बाद कई मुल्क अपनी एयर डिफेंस ताकत बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया भी शामिल है, जो अब एक मुमकिना खरीदार के तौर पर उभर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। जराये के मुताबिक रूस, जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस को तैयार किया था, उसने सौदे की हिमायत की है। हांगकांग में 7 अपार्टमेंट टावरों में लगी भयानक आग में अब तक कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं।
ताहम बचाव मुहिम जारी है और हताहतों की कुल तादाद अभी बाकी है, लेकिन ये वाकया शहर की अब तक की सबसे बुरी रिहायशी आग की घटनाओं में से एक माना जा रहा है। हुकाम ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि जले हुए टावर कॉम्प्लेक्स के हर अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे फायर फाइटर्स को दर्जनों और लाशें मिली, जिससे मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। दशकों में लगी सबसे खतरनाक इस आग के तकरीबन 48 घंटों बाद भी इलाके की हवा में धुआं फैल रहा था। शहर के सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस टैंग ने बताया कि 89 लाशों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि 79 लोग जख्मी भी हुए हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।